हाय फ्रेंड, मैं हूँ राजेश और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एंथुसियास्टिक फूड ड्रीमर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेरोक्साइड वैल्यू ऑफ ऑयल। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पेरोक्साइड वैल्यू क्या है, वो कैसे डेवलप होता है ऑयल में, हम लोग क्यों पेरोक्साइड वैल्यू का टेस्टिंग करते हैं, उसका टेस्टिंग प्रोसीड्यूर क्या है, और उस टेस्टिंग करने के टाइम उसके अंदर जो जो रिएक्शन होता है टेस्टिंग के दौरान, उस रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं राहुल को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया था स्पेशली इस वीडियो बनाने के लिए। उससे अलावा और भी बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था स्पेशली पीवी के लिए, तो हर लोग को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड फाइनली इट्स काम ओके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। It is a measure of the peroxide content in a sample of fat expressed as milli-equivalent of peroxide per kg of the sample. Actually, peroxide value is the sign of या indicate to ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी ऑफ फैट और ऑयल सैंपल। इसका मतलब है अगर किसी भी फैट या ऑयल सैंपल में पेरोक्साइड प्रेजेंट रहता है तो इसका मतलब है कि वो ऑयल या फैट सैंपल ऑलरेडी रैंसिडेट हो चुका है। और ये जो रैंसिडेट होता है इसका रीज़न है ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। इससे पहले भी हमने बात किया था हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी के बारे में, जो एफएफए के लिए होता है, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी अगर होता है तो उसके वजह से आपको फ्री फैटी एसिड तैयार होता है, लेकिन जब ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी होता है उसके वजह से पेरोक्साइड तैयार होता है फैट या ऑयल सैंपल में। तो अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है आपके ऑयल सैंपल में तो इसका मतलब है आपका ऑयल ऑलरेडी रैंसिडेट हो चुका है और वो कोई और नहीं ऑक्सीडेटिव रैंसिडेट है। ओके, बताते हैं कि ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी क्या है। एक्चुअली जब हम लोग किसी फैट या ऑयल को स्टोर करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे उसके अंदर अगर कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन अटैच हो जाता है तो उसके वजह से जो ऑयल या फैट में जो रैंसिडिटी होता है उससे कहते हैं ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। अब बताते हैं सोर्स ऑफ पेरोक्साइड या पेरोक्साइड कैसे डेवलप होता है ऑयल सैंपल में। एक्चुअली हम लोग जब इंडस्ट्री में ऑयल को यूज करते हैं फ्राइंग के टाइम, तो तब क्या होता है एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है ना, वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, या वहाँ पे फ्राइंग करने के टाइम जो फूड प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं उस फूड प्रोडक्ट में भी अगर और वाटर प्रेजेंट रहता है या मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है तो उसके अंदर भी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वो भी रिएक्शन कर लेता है ऑयल के साथ, और जिसके वजह से पेरोक्साइड का डेवलप हो जाता है। तो अब हम बताते हैं कि टेस्टिंग प्रोसीड्यूर ऑफ पेरोक्साइड वैल्यू। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक 250 ml का कोनिकल फ्लास्क लेना है, फिर उसमें आपको 5 ग्राम सैंपल ऑयल का वेट कर लेना है, फिर उसमें आपको 30 ml पीवी सोल्यूशन ऐड करना है। फिर ऐड करने के बाद आपको स्टॉपर लगा देना है फ्लास्क में, फिर आपको 1 मिनट तक उसे हिलाना है और उसे अच्छे से मिक्सिंग कर देना है। जब वो अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगा तब आपको वहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना है उस सॉल्यूशन में, फिर उसे फिर से स्टॉपर लगा के 1 मिनट तक हिलाना है और उसे अच्छे से मिक्सिंग कर लेना है। फिर उसमें आपको 50 ml वाटर डालना है, फिर से आपको स्टॉपर लगा के उसे अच्छे से मिक्सिंग करना है, फिर वहाँ पे आपको स्टार्च को ऐड कर देना है, स्टार्च सोल्यूबल को। और यहाँ पे स्टार्च सोल्यूबल इंडिकेटर के दर पे यूज होता है, क्योंकि जब आप स्टार्च सोल्यूबल को वहाँ पे ऐड करोगे उस मिक्सचर में तो वो मिक्सचर ब्लू कलर हो जाता है, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के उपस्थिति में ब्लू कलर हो जाता है, उसमें ब्लू कलर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसको उस सॉल्यूशन को लेके आपको टाइट्रेशन करना है, और यहाँ पे हम लोग टाइट्रेशन करते हैं 0.01 नॉर्मल Na2H2O3 या सोडियम थायोसल्फेट से। ओके,
और एक बार कह रहा हूँ 0.01 नॉर्मल Na2H2O3 या सोडियम थायोसल्फेट। तो उससे आपको टाइट्रेशन करना है जब तक उसका जो ब्लू कलर है उस सॉल्यूशन का, वो ब्लू कलर पूरा का पूरा डिसकलर ना हो जाता है। मतलब जो पहले ब्लू कलर था स्टार्च ऐड करने के बाद टाइट्रेशन करने के दौरान वो ब्लू कलर पूरा का पूरा डिस्करेक्ट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट में आपका वो ब्लू कलर पूरा का पूरा डिस्कट हो जाएगा तो आपको उस पॉइंट का नोट डाउन कर लेना है। उस वही होगा आपका टाइट्रेशन वैल्यू। तो ऐसे ही आपको और एक बार टाइट्रेशन करना है। यहाँ पे हम लोग 5 ग्राम सैंपल लेके किए थे, लेकिन यहाँ पे आपको सेम प्रोसीड्यूर करना है ब्लैंक के लिए। ब्लैंक करना है वहाँ पे। ब्लैंक के लिए क्या करता है हम लोग, जैसे जैसे प्रोसीड्यूर किया है सेमली हमें वहाँ पे भी सेम प्रोसीड्यूर करना है। लेकिन हम लोग वहाँ पे जो 5 ग्राम सैंपल पहले लिए थे वो 5 ग्राम सैंपल हमें नहीं लेना है। वहाँ पे आपको 30 ml आपको पीवी सॉल्यूशन लेना है, फिर वहाँ पे आयोडीन ऐड करना है KI, फिर वहाँ पे आपको 50 ml वाटर ऐड करना है, फिर आपको वहाँ पे स्टार्च ऐड करना है, और फिर आपको 0.01 नॉर्मल Na2H2O3 से टाइट्रेशन करना है, और उसका भी आपको टाइट्रेशन वैल्यू नोट कर लेना है। और हम इसके बाद आपका कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इसका जो कैलकुलेशन है वो है 1000 इंटू टाइट्रेशन वैल्यू। यहाँ पे टाइट्रेशन वैल्यू होता है, हमने जो पहले सैंपल लेके किए थे उसका जो टाइट्रेशन वैल्यू आता है माइनस, और हम लोगों ने दोबारा जो ब्लैंक का सैंपल लेके जो हम लोग टाइट्रेट किया था, विदाउट सैंपल लेके जो टाइट्रेट किया था उसका जो रीडिंग आता है या टाइट्रेशन वैल्यू आता है उसको हमें माइनस करना है। फिर जो टाइट्रेशन वैल्यू आएगा वही होगा हमारा यहाँ का टाइट्रेशन वैल्यू इनटू नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी है 0.01, ओके, डिवाइडेड सैंपल वेट। सैंपल वेट यानी हम लोग जो 5 ग्राम सैंपल लिए थे वही 5 ग्राम सैंपल वेट आपको डाल देना है। तो वहाँ से आपको पेरोक्साइड वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में ऐसा क्या हो जाता है जो पहले ब्लू कलर रहता है वो कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो टाइट्रेशन करते हैं, वो टाइट्रेशन करने से पहले हमारा जो ब्लू कलर आता है, ठीक है, स्टार्च ऐड करने के बाद जो डार्क ब्लू कलर हो जाता है वो सैंपल, वो क्यों होता है उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कि टाइट्रेशन के बाद क्या होता है जो वो कलर डिसकलर हो जाता है। तो जब हम लोग ऑयल सैंपल लेते हैं और उसमें KI सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तब क्या होता है उस ऑयल में जो पेरोक्साइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उस पेरोक्साइड के साथ पोटेशियम आयोडाइड का पोटेशियम रिएक्शन करके वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वो अटैच हो जाता है, और जो आयोडीन रहता है वो आयोडीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HI में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो HI तैयार होता है वो दोबारा रिएक्शन करके वाटर तैयार करता है, और उसके साथ और आयोडीन फ्री हो जाता है। मतलब जो HI रहता है, HI फिर से रिएक्शन करके वाटर तैयार कर लेता है, और वहाँ से आयोडीन फ्री होके वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग जब स्टार्च सॉल्यूशन उसमें ऐड करते हैं तब क्या होता है, वो जो स्टार्च सॉल्यूशन होता है, मैंने पहले ही कहा था स्टार्च सॉल्यूशन एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब वो आयोडीन के उपस्थिति में आता है तब वो डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ताकि यहाँ पे भी हमारा सैंपल में अभी जो पोटेशियम आयोडाइड हमने यूज किया था वहाँ का जो आयोडीन था वो अभी फ्री हो चुका है, और बिल्कुल आयोडीन के दर पर ही अब प्रेजेंट है उस सैंपल में। तो इसलिए उस आयोडीन के उपस्थिति में जो स्टार्च सॉल्यूशन है वो डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, या डार्क ब्लू कलर उसमें डेवलप हो जाता है। तो यही होता है टाइट्रेशन के पहले का रिएक्शन, जिसके लिए वो डार्क ब्लू कलर डेवलप होता है। अब बात करते हैं
कि टाइटेशन के दौरान ऐसा क्या होता है जो पहले जो डार्क ब्लू कलर डेवलप हुआ था हमारा टाइटेशन के दौरान वो डिसअपियर हो जाता है या वो सॉल्यूशन कलर लेस हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग Na2H2O3 से टाइटेशन करते हैं तब वो Na2H2O3 का Na आयोडीन के साथ रिएक्शन करके 2NaI में कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस I2 इक्वल टू 2NaI, और उसके साथ तैयार होता है Na2S4O6। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन से पहले जो आयोडीन था वो फ्री था, मतलब वो I2 के फॉर्म में था, लेकिन अब जब रिएक्शन हो गया है, वो रिएक्शन होने के बाद 2NaI में कन्वर्ट हो गया है। अब वो I2 नहीं रहा, मतलब वो आयोडीन नहीं रहा, वो सोडियम आयोडाइड हो गया है, ठीक है। तो इसलिए जो स्टार्च होता है वो स्टार्च तो अब आयोडीन के उपस्थिति में नहीं रहता है, टाच में नहीं रहता है, इसलिए वो जो स्टार्च होता है वो उसका कलर फिर से कलर लेस हो जाता है, क्योंकि वो आयोडीन के उपस्थिति में ही ब्लू कलर होता है। और ताकि यहाँ पे तो और आयोडीन रहा ही नहीं, वो तो रिएक्शन कर लिया, वो तो वो रहा ही नहीं, इसलिए ही उसका कलर चेंज हो जाता है और वो कलर लेस हो जाता है। तो बेसिकली यही होता है रिएक्शन जो इस टाइटेशन के दौरान होता है, और इसके लिए ही पहले जो कलर आता है और वो बाद में रिएक्शन के बाद कलर चला जाता है। पूरा का पूरा रिएक्शन डिपेंड करता है आयोडीन और स्टार्च के ऊपर। आता है कि यहाँ पे पारोक्साइड यहाँ से पारोक्साइड कैसे कैलकुलेट होता है। एक्चुअली हमारा फूड सैंपल में जितना पारोक्साइड प्रेजेंट रहेगा, ऑयल सैंपल में जितना पारोक्साइड रहेगा उतना ही के पोटेशियम आयोडाइड का पोटेशियम उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और उतना ही आयोडीन वहाँ से अलग हो जाएगा पोटेशियम से, और वो HI से रिएक्शन करके वो भी फ्री आयोडीन बन जाएगा I2, और जितना आयोडीन हमारा प्रेजेंट रहेगा उस सैंपल में, उसका मतलब है उतना ही हमारा पारोक्साइड प्रेजेंट रहता है उस ऑयल सैंपल में। फिर उसके बाद जब जितना Na2H2O3 हमारा उसमें यूज होता है, तो जितना यूज होगा Na2H2O3 तो उतना, मतलब जब तक उसमें आयोडीन प्रेजेंट रहेगा तब तक वो रिएक्शन करेगा। तो कितना हमारा सोडियम Na2H2O3 कॉन्जंक्शन हो रहा है उसमें, उससे ही तो पता चलेगा ना उसमें कितना आयोडीन है, क्योंकि जितना आयोडीन रहेगा उतना ही Na उसके साथ रिएक्शन करेगा और उतना ही NaI तैयार होगा। तो जब आयोडीन ख़त्म हो जाएगा तब वो कलरलेस हो जाएगा सैंपल, और हमारा टाइटेशन भी बंद हो जाएगा, और वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि कितना आयोडीन उसमें प्रेजेंट था, यानी कितना पोटेशियम उस पारोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, यानी कितना पारोक्साइड हमारा उसमें प्रेजेंट था, वहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही कि फूड के ऊपर किसी भी टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप आके मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं आपका टॉपिक नेम, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और एक बात, अरे भाई आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ भाई मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना डीपली डिस्कस करता हूँ और इसमें हर एक रिएक्शन को अलग अलग से मैं डिस्कस करता हूँ जो कोई भी नहीं करता है, लेकिन मैं हमेशा मेरा वीडियो में उसको ऐड करता हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा किसी भी वीडियो में यूट्यूब में। सो प्लीज़ भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, बाय।